नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान भर के अंदर संस्कार शिविर लगाने वाले शख्सियत रामनारायण चौधरी नागौर आज तेजल स्टूडियो बाड़मेर के अंदर है। कई दिनों से हमारी इच्छा थी कि आखिर संस्कार जो युवा संस्कार शिविर लगाते थे वो आइडिया आपके मन में कैसे आया, क्या धारणा थी, उनके पीछे आपकी मंशा और समाज में क्या संदेश देना चाहते थे। आए दिन आज युवाओं के संस्कार होने की बातें सब करते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ करके युवाओं के लिए संस्कार शिविर नहीं चलाता है। लेकिन रामनारायण जी चौधरी नागौर आज मेरे साथ है तेजल स्टूडियो बाड़मेर के अंदर। आपने 2009 से युवाओं के लिए युवा संस्कार शिविर नाम से आवासीय शिविर शुरू किए थे। आज पूरी चर्चा उनके साथ करते हैं। रामनारायण जी, सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप सबका धन्यवाद। तेजल मीडिया के जितने भी दर्शक हैं उन सभी भाइयों को मेरा राम राम। दर्शक जानना चाहते हैं कि ये आइडिया जो आपके युवा संस्कार शिविर नाम से आप करते थे, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये तो ऐसा है बहादुर साहब कि मैंने 2007 के अंदर एक सामाजिक संगठन आदर्श जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाला। तो मैंने कहा भाई अब समाज के अंदर जो संस्कारहीन बच्चे हैं उनको कैसे हम सुधार सकते हैं, उनको कैसे अच्छे संस्कार दे सकते हैं। तो मैंने प्रयास किया कि भाई बड़े बुजुर्ग जो भी है अपने आदत के अनुसार चल रहे हैं, उनको अब सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन जो नई पीढ़ी है उनको अपन सिखाते हैं तो वो आगे बड़े होकर के अच्छे नागरिक बनेंगे देश के। तब मैंने विचार किया और कई लोगों के साथ मैंने प्रस्ताव रखा कि इस तरीके का समाज के अंदर कार्यक्रम होना चाहिए। तो लोगों ने कहा अच्छी बात है, लेकिन सहयोग करने के लिए एक आदमी आगे आए, पूर्ण सिंह जी रणवा। उन्होंने सबसे पहले मेरा सहयोग किया और मैं पूरे राजस्थान में घूम करके और बच्चों को निमंत्रण दिया। हालांकि पहला संस्कार शिविर बहुत संघर्षपूर्ण और संख्या भी बहुत कम रही। पहले संस्कार शिविर में सिर्फ मात्र 60 बच्चे थे। उसमें मैं भी शामिल था। आप भी थे, बिल्कुल आप भी थे। नरपत मूंड भी था। हाँ, बाड़मेर से काफी थे, नेमाराम गोदारा, अजय जाकड़ वगैरह। तो वो पहली बार शिविर वो शुरू किया। अब संस्कार शिविर में क्या है कि जैसे हम बच्चों को, लोग कहते हैं आप क्या सिखाते हैं? अरे भाई, जो हमारी संस्कृति है, हम बड़ों के साथ में कैसे बर्ताव करते हैं, अपनी बहन बेटियों के साथ में कैसे व्यवहार करते हैं, हम आम आदमी के साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, हम हमारे घर आए मेहमान को हम किस तरीके से रिसीव करते हैं, किस तरीके से हम उनकी सेवा करते हैं, सब बच्चों को आना चाहिए। आज शहरों के अंदर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, लोग राम राम ही नहीं करते हैं, पास निकल जाते हैं। ये संस्कार नहीं है। अपने बच्चों को ये उठना बैठना, अच्छा, जो संस्कारहीन व्यक्ति, अगर उसको संस्कारों का पता नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, वो चाहे कलेक्टर बन जाओ, वो शासन नहीं कर सकता। क्या कारण है ये नई पीढ़ी के अंदर इन संस्कार जो है उनका पतन हो रहा है और नैतिक पतन हो रहा है, देखा जा रहा है? पतन एक तो स्कूलों के अंदर जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं है। कारण क्या है कि स्कूलों में सिवाय पढ़ाई के अंदर भागम भाग पढ़ाई, वो संस्कार, खेल कूद, मिलना जुलना सब बंद हो गया। सिर्फ टारगेट हो गया पढ़ाई। और अभिभावक भी छोटे छोटे बच्चों को 5वीं 6वीं 10वीं 11वीं जो भी है वहां से उनको हॉस्टलों में डाल देते हैं। अब हॉस्टलों में उनको वो मशीन बना देते हैं पढ़ाई की। अब रात दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, न तो उनको बोलना आता, न उनको उठना आता, न बैठना आता, कुछ नहीं आता। वो आगे जाकर के बड़े आदमी बन जाते हैं। अब उनको पढ़ाई कर लो, कोई सामाजिक ज्ञान नहीं, कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं, तो ऐसे लड़कों के संस्कार कैसे आएंगे? संस्कारों की पहली खान है वो परिवार है, दूसरी खान है वो विद्यालय है। अब दोनों ही जगह घर में रहते नहीं, विद्यालय में देते नहीं, तो फिर आप कहाँ से संस्कार लोगे? आपके सारा काम, जैसे पहले शिविर में हम लोग भी थे, जो विद्यार्थी है, शिविरार्थी है, वो ही करते थे, ये नहीं थी। आई थिंक मेरी ये सोच थी कि भाई जब घर से कोई बच्चा निकलता, मैं भी छोटा था तब मुझे भी लोग, जैसे मेरी इच्छा होती थी कि मैं मंच पर बोल लूं, लेकिन मंच पर बड़े लोग आते थे, पैसे वालों के बच्चे आते थे, आम आदमी की वहां जगह नहीं मिलती थी। तो मैंने कहा हमारे जो संस्कार शिविर के शिविरार्थी हैं उनकी झिझक दूर हो,
ताकि वो मंच पर जाए, उतरे, जाए, माला पहनाए, मोमेंटो दे। तो हमने ये तय किया कि संस्कार शिविर के शिविरार्थियों के अलावा संगठन का कोई भी आदमी मंच पर नहीं बैठेगा। मेहमान आए, उनका स्वागत युवा करेंगे, मोमेंटो युवा देंगे। हर सत्र के अंदर एंकरिंग अलग लड़का करता था। आज संस्कार शिविर से निकले हुए हजारों बच्चे एंकरिंग करते हैं, उनको कोई झिझक नहीं। तो जब आता है तो बोले जी कर बोबरा भी के, अगर जिसको बोलना आ गया उसकी तो आदि तो संस्कार, वो उसका भविष्य वैसे ही बन गया। आप शिविर शुरू किए तो बहुत बड़े ऑफर आते होंगे, पहले तो आपका विरोध हुआ होगा और बाद में ऑफर आते होंगे कि उस नेता को बुला लो, हम इतने पैसे दे देंगे। नहीं, वो तो देखो, ये मेरे को लोग जानते हैं, ये पैसों से कुछ भी काम करने वाला नहीं। मैं भी बहुत सैद्धांतिक और जिद्दी आदमी हूँ। मैंने आज तक संस्कार शिविर के अंदर पैसे लेकर के किसी को मंच पर नहीं बिठाया और चरित्रहीन आदमी को मैंने मंच नहीं दिया, चाहे वो उस संस्था का अध्यक्ष भी हो। जिस संस्था में कार्यक्रम करता था उस संस्था के अध्यक्ष को भी अगर मेरे को पता चल गया ये चरित्रहीन है या इसके 2 नंबर के पैसे हैं, तो मैं उसको मंच नहीं देता था। मुझे 2017 में एक आदमी ने कहा था कि भाई साहब संस्कार शिविर में कितना खर्चा होगा? मैंने कहा होगा 12-13 लाख रुपए तो हो ही जाते हैं। कि मैं पूरा मैं दे दूंगा। मैंने कहा आप पूरा दे दोगे, आप करते क्या हो? कि मेरे 3-4 दारू की दुकान है। मैंने कहा मैं आप 2-10 ये सारा खर्चा की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेना चाहता। मेरे बच्चों का भविष्य थोड़ा ही खराब करना है। लोग पैसे गंदे काम करके पैसे कमाते हैं, ऐसे लोग मंच पर बैठ रहते हैं। मैं तो बच्चों को संस्कार सिखा रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर गलत काम करके पैसे कमाए और वो मंच पर बैठा है, बच्चे तो यही सोचेंगे कि भाई ऐसा काम हम भी करें ताकि एक दिन हम भी मंच पर बैठे, तो फिर कहेगा संस्कार। इसलिए इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता था कि जो गेस्ट है वो चरित्रवान हो, ईमानदार हो। कोशिश हमारी अनजाने में कोई आ गए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमारी ये रहती कि अच्छे लोगों को मंच उपलब्ध करें। तो फिर आर्थिक तंगी तो होती होगी, पैसे कैसे मैनेज करते हैं? आर्थिक तंगी 4 तक तो बहुत ही तंगी रहती थी। 4 संस्कार शिविर किए, तब तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती थी। 2009 में शुरू किया? 9 में शुरू किया। उसके बाद में बहुत मेहनत, रात पर जागना। एक लड़के को मोटरसाइकिल से लेके आता, बस स्टैंड पर उतरते ही फोन करता, भाई साहब मैं बस स्टैंड पर उतर गया। तो मैं मोटरसाइकिल लेके जाता, लाता उसको। और सुबह जल्दी 3 बजे, भाई लड़के जब 5:30 बजे उठने हैं तो टंकी ऊपर से खाली है, तो फिर वो काम फ्रेश कैसे होंगे? तो मैं रात पर जागता रहता था। 3 बजे गाड़ी चालू करता था और पूरी टंकी भरता था। फिर 2-4 शिविर के बाद में मेरे संस्कार शिविर के शिविरार्थी इतने ट्रेंड हो गए कि 5 शिविर करने के बाद में, जो 5-10 शिविर किए मैंने, 5 शिविरों में मुझे यही महसूस नहीं हुआ कोई संस्कार शिविर कर नई टीम तैयार होगी। नहीं, पूरी ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम करते हैं बच्चे। वो लोग आज तक आपकी टीम आपसे जुड़े हुए हमारी तरह टीम है, बिल्कुल टीम है। अब जैसे मैं जो 2018 के अंदर मैंने जाट गौरव मार्च निकाला जयपुर में, तो क्योंकि मेरे पास कैडर था, तो इतना बढ़िया वो जो जाट गौरव मार्च, दिल्ली से हमारे एक मित्र हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, प्रेम कुमार जी फंगार, वो आए तो थे जाट गौरव मार्च देखने, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए कि मैं इस आदमी से मिलके जाना चाहता हूँ। सुबह मेरे पास आए, नमस्कार किया और कहा आप ही और रामनारायण में? हाँ मैं ही। मेरे को वाह, आप जाटों के मोहन भागवत हो। मैंने कहा मोहन भागवत हो, आगे तो कुछ नहीं। क्यों? मैंने मेरी जिंदगी में इतना अनुशासित कार्यक्रम कभी नहीं देखा था। जयपुर की रोडों पर मार्च निकलना, 5 झांकियां निकलती, हमारे कैडर के जो बच्चे थे वो ट्रैफिक रोकते, फिर झांकियों को निकालते, फिर ट्रैफिक रोकते, 5 सड़कें क्रॉस की, कहीं पर भी। मैंने कहा लोगों में ये संदेश जाना चाहिए कि गांव में गरीब किसान के बेटे भी इतने अनुशासित होते हैं, इतना अनुशासन दिखाया। आपने कैडर कार्यकर्ता तैयार किए, मुख्य ये संस्कारों के साथ साथ कैडर कार्यकर्ता, ताकि वो अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियां चढ़ सके। आज भी मुझे तो गर्व होता है उन बच्चों पर जो संस्कार शिविर में आए। मेरे संस्कार शिविर समाज का था, मैं तो क्या था, मैं तो कार्यकर्ता था, निमित्त मात्र था। लेकिन जो संस्कार शिविर के शिविरार्थी है उनको जब देखता हूँ तो आज भी मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है। कम से कम 3000 बच्चे संस्कार शिविर में आए। 3000 का आज देख लो तो आप उसमें 75% तो सरकारी जॉब में है, और जो सरकारी जॉब में नहीं है वो भी अच्छे संस्कारवान हैं और अच्छा कमा के खा रहे हैं। मुझे गर्व इस बात का है कि एक भी लड़के के ऊपर किसी तरह की FIR तक नहीं है।
मतलब वो बदमाशी वगैरह नहीं भाई जानते। जिनको मैं जानता हूँ, अजय जाखड़, अजय, नेमाराम है, नरपतराज मूंड है, नरपत मूंड है, मतलब ये तो सारे लड़के बाड़मेर काफी लोग तो मैं जानता हूँ। बाकी तो मैं आपको लिस्ट दे दूं, प्रेमाराम जी बादू है, वो प्रेमाराम जी सॉरी सियाग, वो दिल्ली बैठे हैं, वो बहुत अच्छे लेखक हैं, अच्छा एंकरिंग करते हैं, अच्छी भाषा शैली। उसमें आपका बेटा भी शामिल है। मेरा बेटा तो इस संस्कार शिविरों की हमारी टीम में मैं तो विश्वेंद्र भी शामिल है। सबको मैं मेरा ही बेटा मानता हूँ। कारण क्या है कि मैं 4 संस्कार शिविर, पहले संस्कार शिविर से मेरा बच्चा वहां रहता था, 4 संस्कार शिविर तक किसी को ये नहीं पता चला कि ये रामनारायण का लड़का है। मैंने कहा मेरे तो समाज के सारे बच्चे मेरे हैं, मैं तो कोई भेदभाव जानता नहीं। अब उसको अलग से एंकरिंग करवाऊं, उसको अलग से किसी से माला पहनाऊं, तो वो तो क्या, जब उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं तो समाज के बच्चों क्यों नहीं बढ़ा रहा हूं। तो मैं तो ये सोचता था भाई तेरे अंदर योग्यता है तो बढ़ जाना, मेरा काम तो समाज की सेवा करना, मैं तो समाज की करूंगा। इसमें आपके दादी तोमर, दादी, ये भी शामिल हुए थे। मुझे गर्व है कि बड़े बड़े लोग शामिल हुए इसमें। साक्षी मलिक है, मतलब बहुत जो अच्छा। एक संस्कार शिविर की ये पहचान बताऊं मैं आपको, कुछ उसकी खासियतें देखो मैं आपको बताऊं। एक तो संस्कार शिविर, 10 संस्कार शिविर में 500 बच्चे एक साथ रहते थे, रात और दिन रहते थे, किसी बच्चे ने किसी को धक्का नहीं दिया। ये बड़ी चीज, इसी को संस्कार। एक बार सुमेधानंद जी थे स्वामी, वो शिविर में थे, बच्चों से पूछ रहे थे कि बच्चों आपको ये संस्कार शिविर में सबसे अच्छा क्या लगा। तो एक लड़का खड़ा होकर कहता गुरुजी हमें सबसे अच्छा ये लगा 500 लड़के जाटों के 5 दिन से एक साथ है और हाल कूटी जगह नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। पीड़ा बाकी झाड़ तो ये पीड़ा झाड़ तो 3 घंटे में ही ठोक लेते हैं अपना एक दूसरे को, 5-5 दिन फिर पिन भी चोरी नहीं हुई कभी, पिन भी, और सबके मोबाइल पैसे हुई। मैंने कहा मैं तो उनको एक ही, जब संस्कार शिविर में आते थे उनको एक ही बात कहता था, आप यहाँ पर जो काम करोगे अच्छा करोगे समाज का नाम बढ़ेगा, आपने गलत काम किया तो समाज का नाक कटेगा, क्योंकि आज आप समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आपने चोरी की और लोगों को ये महसूस हो गया कि यहाँ चोरियां भी होती है तो समाज बदनाम हो जाएगा। आप लड़ोगे तो लोग कहेंगे जाट हमेशा ऐसे ही लड़ते हैं। इसलिए आपको नया उदाहरण पेश करना है कि न तो हमें चोरी करनी है न हमें आपस में लड़ना है, भाइयों की तरह। 6 स्टेट के बच्चे, 6 स्टेट के बच्चे रहते थे। आपके पूर्ण सिंह जी रणवा और सुबिनानंद जी, इनको मैं हर शिविर में कभी मतलब पहले से लास्ट तक ये 2 आदमी है ना, ये जो इन्होंने मेरी मदद की जब संस्कार शिविर शुरू किया। तो मेरी आदत है जो आदमी, देखो जीवन में कोई हर आदमी से हर बार भला नहीं होता है, कोई जीवन में एक बार भी किसी ने भला कर दिया अच्छा काम तो मैं उसको जिंदगी भर नहीं भूलता, ठीक है ना। पूर्ण सिंह जी और सुमेधानंद जी ने संस्कार शिविर, अगर ये 2 नहीं होते तो मैं शिविर शुरू नहीं कर पाता, क्यों, मेरे पास आर्थिक समस्या, नींव की ईंट। तो ये दोनों आदमी जो महापुरुष है, ये दोनों ये आए या नहीं आए संस्कार शिविर में, लेकिन शिविर के अंदर दोनों तरफ फोटो इनकी लगी रहती है। मैंने मेरा फोटो आज तक कहीं लगाया ही नहीं। तो आदमी जो अच्छा काम करता है उसको इनाम भी मिलना चाहिए। अब आज चाहे वो जैसे राजनीतिक विचारधारा सबकी अलग अलग है, वो चाहे किसी पार्टी में हो, मैं किसी पार्टी में हूँ, लेकिन हमारे आज भी वही सम्मान है उनका। तो रामनारायण जी को केवल यही मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। लोग समाज के नाम पर बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, आप तो आज ही खाली हाथ है। मेरे को तो कर लेना, केवल हमारे जैसे लोग आपको याद करते हैं। देखो आप जैसे लोग याद कर रहे हैं, आज तेजल मीडिया कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, आपने मुझे दिया है, बाकी देना तो उन लोगों को चाहिए था आज से 10 साल पहले जो संस्कारों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास आर्थिक संसाधन नहीं है तो लोग बुलाते ही नहीं तो ये तो अखबारों में एक कवर स्टोरी बनने लगी है। संस्कार शिविर पूरे देश में किसी ने आज तक लगाया नहीं है। कितने साल लगातार? 9 से 10 साल तो लगातार चला। फिर मैंने इस्तीफा दे दिया, आदर्श 8 मास बस है, तो फिर कोरोना आ गया, उसके बाद में एक शिविर और किया और इस बार दोबारा वापस शुरू करने का प्लान है और अभी तय नहीं हो पाया। हरियाणा वाले कह रहे ज्यादातर तो आपने पुष्कर में किया। पुष्कर एक कारण है, अब लोगों को आने जाने में सुविधा है ना, हरियाणा राजस्थान के लोग आ जाते हैं आराम से। हाँ सब सेंटर है, वो राजस्थान का तो सेंटर है
और फिर वहाँ साधन है, अजमेर से उतरा खट पुष्कर हर आधा घंटा बाद, तो वो सुविधा के हिसाब से करते हैं। फिर जहाँ जो व्यवस्था है ना, जाट समाज की जो संस्था बनी हुई है ना, ऐसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पुष्कर जैसी तो वो बच्चों को सुविधा सारी उपलब्ध हो जाती है। तो वहाँ ही कर ज्यादा किए। एक पूर्ण सिंह जी स्कूल में किया था, और एक बबरू में किया था, चौधरी पब्लिक स्कूल, और एक टैगोर स्कूल कुचामन, और एक वो संस्कार शिविर है वो अभी 2022 में किया था आपके सुरसुरत, वीर तेजा जी के शहादत स्थल पर। आप तेजा जी को आराध्य मानते हो हर जगह, और आपने महापुरुषों के साहित्य को, लोगों को के साहित्य आप पढ़े, महापुरुषों की घर में तस्वीरें होनी चाहिए, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया। मैं इस संबंध में अभी जाट समाज का कोई इंटरव्यू उसमें तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये संस्कार शिविरों पर है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि संस्कार शिविर के अंदर 25 जाट महापुरुषों की फोटोएं थी, 2 फुट फोटो, 1 फुट उनकी जीवनी चारों तरफ लगे हुए थे। 25 जाट महापुरुष, जाटों के बारे में किसने क्या कहा, ये कोटेशन थे, सारे लगे हुए रहते थे, झंडियां लगी हुई होती थी, ध्वजारोहण करके संस्कार शिविर शुरू होता था, तेजा वंदना से शुरू होता था। तो ये झंडिया तो आप केसरिया लगाते थे, भगत सिंह वाला? हाँ, वो केसरिया नहीं है, वो बसंती कलर, केसरिया नहीं, वो भगत सिंह वाला बसंती रंग, बसंती कलर। तो उसकी बसंती की वो झंडियां भी होती थी, झंडा भी होता था, सब कुछ होता था। और डेली शाम को तेजा वंदना होती थी, डेली सुबह शाम, ओ बिल्कुल सुबह नहीं, शाम को आरती के टाइम तेजा वंदना। और एक दिन का कोई कार्यक्रम है तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते तो उस समय तेजा वंदना होती थी। तो ये आपके हर कार्यक्रम में या संस्कार में? नहीं, मैं तो पंजाब गया था, वहाँ बठिंडा, वहाँ भी किसानों का सम्मेलन था, वहाँ पर भी मैं मेरा आ रहा थे वंदना तेजा जी से शुभारंभ कराया, वहाँ भी वंदना नहीं, वहाँ तेजा जी का जयकारा से मैंने उद्बोधन शुरू किया। और जम्मू मुझे बुलाया था, तब मैंने कहा यार आप जम्मू बुला रहे हो लेकिन आपको वहाँ तेजा जी के बारे में लोग जानते नहीं, इसलिए तेजा गए इनको कि आप ले आओ। तो उन्होंने सारा खर्चा दिया, मैं पूरी तेजा टीम को वहां लेके गया। और जब कार्यक्रम जम्मू में शुरू हुआ तो सबसे पहले वो तेजा गया, और ये मंजीत खालिया जो अभी तेजा गा रहे हैं ना, वो मेरे साथ थे। तो हर जगह मिठड़िया के तो हर जगह क्या है कि जब अपन कोई चीज समाज को लेके कर रहे हैं तो समाज के अंदर वीर तेजा जी से बड़ा कोई योद्धा, वीर तेजा जी से बड़ा भक्त, वीर तेजा जी से बड़े हमारे आराध्य देव कोई इस देश में है नहीं। हाँ ठीक है, हमारे आदि भगवान शिव वगैरह सब है, लेकिन जो लोक देवताओं में है ना, तेजा जी से बड़ा कोई नहीं हमारे लिए। तो इनको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपने जितने संस्कार शिविर चलाए, 9 में शुरू किया तब स्थिति सामाजिक ठीक थी, लेकिन आज जो है बहुत भयावह स्थिति हो गई है, कोई किसी का सुन नहीं रहा। आज इन शिविरों की ज्यादा जरूरत है और इसमें सबको आगे आना चाहिए, हर समाज को है। पर इसमें थोड़ा पहले जो थे ना राजनेता और आज के राजनेता, क्योंकि लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कम और राजनेताओं के साथ ज्यादा लगे रहते हैं, तो जैसा राजनेता पिछले 5 साल के अंदर जो राजनीतिक पतन हुआ ना जाटों का, वही कारण है कि संस्कार शिविर में जो सीखा था वो भी लोग भूल रहे हैं। आज भारत के अंदर 36 कौम को संस्कारों की जरूरत है, न केवल जाटों को, 36 कौम को संस्कार शिविर की जरूरत है। और इस बार जो हम संस्कार शिविर लगाएंगे वो 36 कौम के लिए होगा, न कि जाटों के लिए। हमें खुशी होगी कोई भी जाति का आदमी आकर के और युवा अच्छा संस्कारवान बनता है तो देश मजबूत होगा, एक देश का अच्छा नागरिक क्षेत्र जाति धर्म से ऊपर उठकर हमें क्या, अब मैं बताऊं आपको, जब हमें काम ही अच्छा करना है तो फिर जाति धर्म क्यों देखना। युवा आगे बढ़ेंगे हमें खुशी होगी, युवा संस्कारवान होंगे हमें खुशी होगी, और क्या चाहिए। बाड़मेर में यहाँ आसोत्रा के संत है ज्ञानाराम जी, वो अपने समाज के संस्कार शिविर ऐसे आयोजित कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में इन कुछ सालों में ये शुरू हुआ है। कुछ संत महात्मा इसमें आगे आ रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए 2009 में ये जो पहल की, शायद हिंदुस्तान में ऐसी पहल किसी ने नहीं देखो। लेकिन इस बात को वजन ना तो मीडिया की ओर से मिला, ना सामाजिक संगठनों की ओर से मिले, इस बात पर ध्यान नहीं गया, जबकि बहुत वजनी काम था आपका।
नहीं, वो उसमें वो जो संत कर रहे हैं उसमें और जो मैं कर रहा हूँ उसमें फर्क है। देखो संत है ना, धर्मांध जैसे संस्कार देते हैं ना, आदमी धर्मांध बनाते हैं उनको, धर्म के प्रति धर्म की अंधा शिक्षा होकर दे के। रहे। हमें धर्म के प्रति नहीं, हमें हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा अपनापन क्यों खत्म हो गया? ये जो है ना, हमारे जो पुरखे थे, हम कभी जाते थे, बहन बेटी आती थी तो हम क्या करते थे, माथा हाथ फेरते थे। फेरते थे कि नहीं फेरते? भाणियो आयो, मामो वही करे, आई गो भाणो है, मामो गए, नानो गए, आई गो भाणो, कदई पावा दोग नहीं देते थे। ये हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है पावा दोग। हालांकि मैं कोई इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वास्तव में आप उनमें अपनापन होता है, आप पावा दोग देते, आपके कद में और मेरे कद में रात दिन का अंतर आ गया, आप मान बन गए फीलिंग में, ठीक है ना? तो फिर वो अपनापन नहीं रहता है। अपनापन जो माथा फेरने में, गले लगाने में, वो अपनापन पावा दोग में नहीं है।